हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। जिन स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है या जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशली यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म फिल किया है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट मेंशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसके अंदर भारत ने आज़ादी के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया वो सारा हम डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, सारा कुछ हिंदी में आपको मिलेगा। बस आपने एक कहानी की तरह इसको सुनते जाना है और अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो हम कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे, वो हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे गांधी जी के साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो 1915 से पहले यानी गांधी जी के आने से पहले भारत में कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे और गांधी जी के आने के बाद और आज़ादी तक भारत में कितने फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे। तो 2 टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड किए हैं और इसी तरीके से हम अपना सारा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था, ये सारा मैंने पार्ट 1 में आपको कवर करा दिया था कि जब तक कंपनी ने व्यापार किया था तब तक कंपनी में गवर्नर वगैरह की तो ज़रूरत पड़ती नहीं थी। जब उसने शासन करना शुरू किया था तब अलग अलग पद आए थे, जिसमें से सबसे पहले क्या हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा प्रांत कौन सा था, बंगाल था। मैंने आपको बताया था बंगाल के अंदर कितनी चीज़ें कवर थी। बंगाल में आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का बांग्लादेश और आज का असम भी इंक्लूड था। बहुत बड़ा प्रांत था। तो बंगाल का सबसे पहले गवर्नर हुआ करता था, उसके बाद अधिनियम आया, उसको चेंज करके, पद को चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और फिर हो गया भारत का वाइसराय। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आप लेक्चर वाइज सुनना ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो ये सारा कुछ हुआ है यानी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर सबसे पहले भारतीयों ने क्या किया। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रगल रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। तो आज हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति। ओके, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हाँ जी, तो क्लास हमारी 2 रहेगी 1857 की क्रांति। इससे पहले आप क्लास 1 जरूर देख लेना क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जो मैंने उसमें बताया है, क्योंकि हर एक क्लास का आगे वाली क्लास से लिंक रहेगा। तो 1857 की जो क्रांति है उसका ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। 2 पार्ट के अंदर हम 1857 की क्रांति कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को बुक्स उठानी पड़ेगी। बुक्स में से जब आप पढ़ोगे कोई भी बुक जो भी आपको पसंद है, जो भी हिस्ट्री की आपके पास बुक है उसमें से आप पढ़िए और जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करिए। आपको आराम से सारा कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि बेसिक मैं आपको यहाँ पे सारा क्लियर करा दूंगी। तो 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे, पहले उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन जो था, भारत जो है वो ब्रिटेन के अधीन था। तो 1857 की जो क्रांति है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पारमस्टोन। पारमस्टन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। मैंने आपको बताया था कि 1833 से लेके 1858 तक कौन रहेंगे, भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। उसके बाद 1858 का अधिनियम आएगा जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाएगा, भारत का वायसराय। तो 1800 अभी तो अधिनियम आया ही नहीं है, इस क्रांति के बाद ही अधिनियम आएगा। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। आ गया समझ में। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास 1857 की क्रांति के समय एक तरफ मुगलों का भी शासन चल रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट थे। और ये अभी आगे आपको पता चलेगा कहानी के अंदर कि 1857 की क्रांति में पूरा का पूरा मुगल वंश खत्म हो जाता है और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। याद रखना है, मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी। जब आप मिडेवल हिस्ट्री पढ़ते हो यानी कि मध्यकालीन भारत पढ़ते हो तो उसमें आपको पता होगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, 1526 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसमें बाबर जीत गया था और भारत के ऊपर बाबर ने मतलब शासन करना शुरू कर दिया था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी भारत में, 1526 में रखी थी। और ये 1526 वाला जो मुगल वंश है ये खत्म कब होगा पूरा का
का पूरा मुगल वंश 1857 में खत्म होगा। आ गया समझ में। तो अगर पूछे मुगल वंश की स्थापना किसने करी तो बाबर ने, और अंतिम मुगल बादशाह कौन था तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिंक करनी जरूरी है। हिस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कहानियों की तरह आपने सुनना है। ये मत सोचिए कि आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, ये सोचिए कि आप एक एक मूवी देख रहे हो, क्योंकि आपको पता पानीपत के ऊपर भी मूवी बन चुकी है, बहुत सारी और भी मूवी है। तो आप ये सोचिए एक मूवी देख रहे हो जिसके अंदर आपका बहुत सारी चीजें मैं कवर करा दूंगी। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट मैंने आपको बता दिया। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था तो कमल और रोटी, यानी ये जो क्रांति है इसको आगे बढ़ाने के लिए हर चीज को एक प्रतीक की जरूरत होती है जिसके द्वारा इस क्रांति को अलग अलग एरिया के अंदर फेमस किया जा सके। तो कमल और रोटी जो है वो इसका प्रतीक था। आगे समझ में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि 1857 की क्रांति। सबसे पहले ये इतने पॉइंट है, 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, यानी कि अलग अलग लोग इस क्रांति को किस क्या क्या बोलते थे। कोई इसको स्वतंत्रता संग्राम बोलता था, कोई इसको सिर्फ एक सैनिक विद्रोह बोलता था। तो इस क्रांति का स्वरूप क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये पूरे भारत में कैसे कैसे फैली, और ये क्रांति असफल हो गई थी तो इसकी असफलता का कारण क्या था, और इस क्रांति का लास्ट में परिणाम क्या निकला था। तो इतने पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप। इतना अच्छे से मैंने नोट्स बना के लिखे हैं कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जब हम ये पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट कर लेंगे तो पूरी की पूरी पीडीएफ, जितने भी लेक्चर्स होंगे सबकी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। अभी नोट्स के ऊपर मैं काम कर रही हूँ तो बीच के अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि पीडीएफ बनाना, सारे नोट्स मैं खुद ही लिख रही हूँ, उसके बाद इनको स्कैन करना, तो सारा काम लॉकडाउन है तो खुद ही करना पड़ता है। तो लास्ट में आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। इतने आप अगर खुद नोट करो तो और भी अच्छी बात है, वरना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, उसके बाद हम इसके कारण पे डिस्कस करेंगे। तो 1857 की क्रांति को भारतीयों के अनुसार क्या था, भारतीयों के अनुसार ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यानी हमारा पहला फ्रीडम स्ट्रगल था भारतीयों के अनुसार। और अंग्रेजों के अनुसार क्या था, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं है। उनके अनुसार क्या था कि कुछ एक सैनिक खड़े हुए, उन्होंने विद्रोह किया और बहुत जल्दी उन्होंने उस विद्रोह को दबा भी दिया। तो उनके अनुसार ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन भारतीयों के अनुसार ये क्या था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यानी भारत की पहली क्रांति थी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह किसने बोला था, तो वो अंग्रेजों ने बोला था। और इसको स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था, तो भारतीयों ने बोला था। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल पे सर्च करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करिए। ओके, अब अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। कईयों ने इसे क्या बोला था, क्रांति। भारतीय जो इतिहासकार है वो इसे क्रांति बोलते हैं या फिर विद्रोह बोलते हैं, और जो अंग्रेज जो इतिहासकार है वो इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ एक सैनिक विद्रोह बोलते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति का कारण क्या था। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि ऐसा तो नहीं होता कोई भी क्रांति होती है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से मन में आया चलो क्रांति करते हैं और क्रांति शुरू कर दी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। भारत की जनता में सहने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर जो सहने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशली भारत के लोगों के अंदर। तो इस क्रांति का कारण ऐसा माना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया था, जिसके कारण ये क्रांति हो गई थी, क्योंकि सैनिकों ने इसका विद्रोह किया था, विरोध किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ वो अकेला वो कारण नहीं है, हाँ वो भी इसका कारण है, लेकिन सिर्फ उसी कारण से 1857 इतनी बड़ी क्रांति उस कारण से नहीं हुई थी। इसके पीछे बहुत सालों का गुस्सा था। जैसे जैसे कंपनी ने भारत पे शासन करना शुरू किया, क्योंकि और भी बहुत सारे, जैसे बाबर आया था, अकबर आया था, हुमायूं आया था, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो भारत के ऊपर राज करते थे। और कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं वो उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो लोग भारत को अच्छे से संभाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग भी क्या होते थे कि भारत की जो वेशभूषाएं हैं, उनके जो भी धर्म है, उसका वो सम्मान करते थे। उसमें कभी भी वो डिसीजन नहीं लेते थे और अपनी जो राय है वो कभी भी नहीं थोपते थे। तो जिसके कारण भारत ने कभी भी इतना ज़्यादा विरोध नहीं
किया था। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार के उद्देश्य से आई थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने शासन करना शुरू किया, भारत के लोगों को भड़काना शुरू किया, और जब तक भारत के धर्म पे बात नहीं आती, भारत के लोगों के धर्म पे बात नहीं आती, तब तक भारत के लोग शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके रीति रिवाज, परंपरा और धर्म की बात आती है, तब उनकी सहने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो 1857 की क्रांति एकदम से नहीं हुई थी, बहुत सालों से लोगों के मन में बहुत सारा गुस्सा था, जिसमें चिंगारी का काम किसने किया था? चर्बी वाले कारतूस ने किया था, जिसके कारण मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी, और वो 1857 की क्रांति का कारण बना था। आ गया समझ में? तो कोई भी विद्रोह जो है वो एकदम से नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पीछे कौन कौन से कारण है। पूरा मैंने डायग्राम से बनाया है, यहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो 1857 की जो क्रांति है उसके क्या क्या कारण थे? तो इसके कई राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, जिसके कारण लोगों को गुस्सा आया हुआ था, धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे, सैनिक भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और तत्कालिक कारण भी थे। तो अब इसमें कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था वो समझिए यहाँ पे। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति को शुरू नहीं कराते, ये सिर्फ उसमें एक कारण है, एक चिंगारी का काम करेगा, जिसके कारण लोगों का गुस्सा जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो राजनीतिक कारण था वो ये था, आपने सुना होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्होंने सुना होगा हड़प की नीति, या जिसको हम हड़पने की नीति बोलते हैं। ये एक नीति लेके आए थे जो अंग्रेज थे, वो एक ये नीति लेके आए थे 1848 के अंदर। 1833 से लेके 1858 तक कौन रहेंगे? भी भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। तो 1848 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, जिस नीति का नाम क्या था? हड़पने की नीति। उस टाइम पे अंग्रेजों का काम क्या था? भारत के जितने भी एरिया हैं उनको अपने कब्जे में ले लेना। धीरे धीरे, जैसे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी। वो क्या करते थे? भारत के जितने भी राज्य हैं उनको अपने अंडर में ले लेना और एक बहुत बड़े शासन की स्थापना करना। तो 1848 में डलहौजी ने क्या किया? एक नीति चलाई, हड़पने की नीति। इस नीति के अंदर क्या होता था कि अब पूरा का पूरा जितना भी एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में तो नहीं था, अलग अलग भारत में रजवाड़े भी हुआ करते थे जिनका अपना शासन चलता था। तो जो रजवाड़े होते थे, जो राजा होते थे, ये इन्होंने क्या किया कि उनसे उनका राज्य कैसे लिया जाए, तो उन्होंने एक पॉलिसी चलाई। उस पॉलिसी में इन्होंने क्या बोला कि कोई भी राजा है, अगर कोई राजा है, अगर उसका खुद का कोई पुत्र नहीं है, अगर कोई राजा है, अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, तो अगर उसने किसी पुत्र को गोद लिया है तो वो उसको गद्दी पे नहीं बिठा सकता, और उसका जो राज्य है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? वो ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, हड़पने की नीति में क्या था कि गोद लिया हुआ जो पुत्र है उसको राजगद्दी पे नहीं बिठाया जा सकता, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत सारे राजाओं ने जो पुत्र गोद लिए थे वो उनको राजगद्दी नहीं दे सकते थे, और जिसके कारण उनके मन में काफ़ी गुस्सा था। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है, इस नीति में अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो वह राज्य किसके अधीन आ जाएगा? उसके ऊपर कब्जा कौन कर लेगा? अंग्रेज उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसे क्या बोलते हैं? राज्य हड़पने की नीति कहा गया था, जिसके कारण बहुत से राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिए थे, जिसमें से प्रमुख कौन सा था? झांसी। आप लोगों ने सुना होगा झांसी की जो रानी थी उसका जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम आगे हम पढ़ेंगे सारी डिटेल में। उसका पुत्र था दामोदर राव। तो दामोदर राव जो था वो उसका दत्तक पुत्र था, उसका खुद का पुत्र नहीं था। अब जैसे ये पॉलिसी आई थी, अब उसको गद्दी नहीं मिल सकती, जिसके कारण झांसी के ऊपर किसने कब्जा कर लिया? तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आ गया समझ में? और अगर किसी का पुत्र जो है वो अयोग्य है या फिर अकुशल है तो उस राज्य के ऊपर भी यही कब्जा कर लेते थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद रखना है। किसने शुरुआत करी थी? डलहौजी ने। डलहौजी ने कब शुरू किया था? ये 1848 में। इसमें अगर किसी का खुद का पुत्र नहीं है राजा का तो वो राज्य जो है वो खुद हड़प लेते थे। आ गया समझ में? तो इसमें उन्होंने क्या क्या हड़प लिया? झांसी को हड़प लिया था, अवध को भी हड़प लिया था, संबलपुर को भी हड़प लिया था, जिसके कारण वहाँ के जो राजा और रानी थे वो काफ़ी नाराज थे, और जो एक प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। आ गया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें नोट भी दिया मैंने यहाँ पे। इसमें कोई भी राजा जो है वो पुत्र गोद नहीं ले सकता था, यानी अगर उसने गोद ले भी रखा है तो वो राजा नहीं बनेगा। आ गया समझ में? वो राज्य जो है वो सीधा का सीधा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा।
आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारण। तो ये तो राजनीतिक कारण था, जिसके कारण बहुत सारे राज्य जो है वो अंग्रेजों ने हड़प लिए थे, जिसके कारण वो राजा जो थे वो अंग्रेजों के एक प्रकार से नौकर के रूप में ही काम कर रहे थे, और वो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान भी थे, और वो एक ऐसा ऐसा उनको एक चीज़ चाहिए थी जिससे कि वो अपना जो गुस्सा है वो अंग्रेजों के ऊपर निकाल पाए, जो कि 1857 की क्रांति में निकला भी। अब आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेज ने भारतीयों पर बहुत सारे टैक्स लगाए थे, जिसके कारण भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। ज़रूरत से ज़्यादा वो उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, जिसके कारण वो अपना गुजारा भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण जो आम जनता थी वो भी काफ़ी परेशान थी। ये भी एक प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा सामाजिक और धार्मिक कारण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि जब तक धर्म पर बात नहीं आती तब तक भारतीय जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म पर बात आती है, उनकी परंपराओं पे बात आती है, चाहे वो रूढ़िवादी ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा खराब ही क्यों ना हो, तो वो एक प्रमुख कारण बनी थी। तो भारत में बहुत सारे रूढ़िवादी लोग भी रहते थे। जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने भारत का शोषण तो किया ही किया था, लेकिन इन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छे काम भी किए थे। अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सबको यही लगेगा कि ये एक बहुत अच्छा काम था, लेकिन उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो शिक्षित लोग नहीं थे, या बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी लोग थे जिनके लिए उनकी परंपराएं ही सब कुछ थी, अगर वो मर भी जाए तो भी अपनी परंपरा को वो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उसी में क्या हुआ, जैसे सती प्रथा, आपको पता है कि पहले क्या होता था, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो वाइफ है उसको सती होना पड़ता था, तो इसको सती प्रथा बोला जाता था। उसके बाद जो विधवा हो जाती थी कम उम्र में, उसका पुनर्विवाह भी नहीं पुनर्विवाह कभी भी नहीं हुआ करता था। आजकल तो हो जाता है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। तो सती प्रथा को जो लोग मानते थे, या जो लोग विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ थे, और लड़कियों की पढ़ाई को तो भूल ही जाओ कि उस टाइम पे कुछ ऐसा होता था, ठीक है। तो लड़कियों की पढ़ाई के विरोध में थे। लेकिन 1829 में क्या हुआ, 1829 में कौन होते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, क्योंकि 1833 में ही तो उनको चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल किया गया था। तो 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने पहले पार्ट में आपको सारा कुछ बता दिया था कि कब से लेके कब तक कौन था, और सबसे पहला कौन था, और सबसे आखिरी कौन था, ठीक है। वो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ओवरव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि 1857 की क्रांति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो 1829 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। उसने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। अब जिसके कारण वो जो लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि उनकी परंपराओं को किसी ने बदलने की कोशिश करी। और 1856 में क्या हुआ, 1857 की क्रांति से पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, ठीक है, 1857 में तो कैनिंग थे, 1856 में कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी। उन्होंने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह को शुरू कर दिया था, जिसके कारण रूढ़िवादी लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। 2 पॉइंट याद रखना है, सती प्रथा को कब खत्म किया गया था, 1829 के अंदर, और विधवा पुनर्विवाह कब शुरू किया गया था, 1856 के अंदर। आगे समझ में। अब ये एक प्रमुख कारण था, सामाजिक और धार्मिक कारण था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो है हमारे पास सैनिक। सैनिक इसका कारण कैसे बना, आपको पता चल गया, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया था, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लोगों के धर्म पे बात आई थी, उनकी परंपराओं पे बात आई थी, जिसके कारण काफ़ी सालों से काफ़ी टाइम तक लोगों में गुस्सा रहा। अब सैनिक इसका कारण कैसे बना, अंग्रेज जो थे, जो भारतीय सैनिक थे ना, उनको बहुत कम वेतन देते थे, और रंग के आधार पर उनसे काफ़ी भेदभाव भी किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज क्या होते थे, गोरे होते थे। भारतीय सैनिक को दूर दूर युद्ध पे भेज दिया जाता था, और युद्ध पर बाहर विदेशों में भी भेज दिया जाता था, जिसको उस समय बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था, और भारतीय सैनिकों का प्रमोशन भी नहीं करते थे, जिसके कारण जो सैनिक थे वो भी काफ़ी आक्रोश में थे कि मरने के लिए हमें भेज दिया जाता है, लेकिन जहाँ प्रमोशन की बात आती है या सैलरी की बात आती है, वहाँ पर भारतीय सैनिकों को कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो सैनिक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोध में थे, यानी इसमें सभी इंक्लूड हो गए, राजा भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि दत्तक पुत्र को वो राजा नहीं बना सकते थे। धार्मिक इसमें भी, धर्म के आधार पे भी लोग इसमें इंक्लूड हो गए थे, क्योंकि लोगों की परंपराएं चेंज करने की कोशिश की गई थी। सैनिक भी इसमें इंक्लूड हो गए थे। आम जनता पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था, तो टैक्स के कारण आम जनता भी इसमें इंक्लूड थी। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो ये, इसका तत्कालिक कारण क्या है।
यानी कैसे किसी चीज ने चिंगारी का काम किया जिससे कि अंग्रेजों का गुस्सा बाहर जिससे कि अंग्रेजों की तरफ जो भारतीयों का गुस्सा था वो बाहर आया। तो अंग्रेज ने भारत में एक बंदूक लेके आए थे, उन्होंने एक बंदूक लॉन्च करी थी भारत में जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। आपने सुना होगा, एनफील्ड राइफल नाम की एक बंदूक वो लेके आए थे, जिसमें इसके जो कारतूस थे ना, उसको बनाने के लिए वो उसको प्लास्टिक का भी बना सकते थे, लेकिन प्लास्टिक में उनका खर्चा ज़्यादा आता था। अंग्रेजों की एक ही पॉलिसी थी, भारत के सारे राज्यों को हड़प लेना और भारत का सारा पैसा जो है वो ब्रिटेन भेजना। ठीक है, यही उनका मेन कारण था, क्योंकि उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन चल रहा था। तो इन्होंने कारतूस के अंदर कारतूस बनाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया। अब आपको यहाँ पे पता होगा, जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और जो सुअर है ना वो मुसलमानों के लिए प्रमुख होता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसका विरोध किया, इसका विद्रोह किया यहाँ पे, और इसका विरोध यहाँ पे विरोध लिख लेना, इसका विरोध करना शुरू किया, जिसने 1857 की क्रांति का रूप ले लिया। आ गया समझ में? यानी कि एनफील्ड राइफल जो था वो इसका एक तत्कालिक कारण माना जाता है, पेपर में पूछा भी जाता है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था और इसमें किस चीज क्या चीज इसमें यूज हो रही थी। तो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जो 1857 की क्रांति का कारण बना था। ओके, अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम, ये तो सारे इसके कारण हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति शुरू कैसे हुई। चर्बी वाले कारतूस में सबसे पहले, उसके विरोध में सबसे पहले आवाज कहाँ उठी, तो सबसे पहले आवाज उठी बैरकपुर में। और बैरकपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। जितनी भी क्रांति, जितने भी युद्ध हुए थे लगभग सारे पश्चिम बंगाल में हुए थे, चाहे वो पलासी हो या बक्सर हो। तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों के उस टाइम रेजिमेंट हुआ करते थे। तो कौन सा रेजिमेंट है ये, 34वां रेजिमेंट। उसका एक सिपाही था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसमें अपनी आवाज उठाई और पहली गोली किसने चलाई थी, मंगल पांडे ने चलाई थी। अपने 2 सीनियर ऑफिसर के ऊपर गोली चलाई थी और उनको मार दिया था, जिसके कारण विद्रोह शुरू हुआ था, जिसके कारण अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। आया समझ में? तो सबसे पहले इसमें आवाज किसने उठाई थी, तो मंगल पांडे ने उठाई थी। अब ये क्रांति पूरे भारत में कैसे फैली वो हम नेक्स्ट, जो हमारा 1857 की क्रांति का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्रांति ने विस्तार रूप लिया और पूरे भारत में ये फैल गई। अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, अंग्रेजों ने इसको कैसे दबाया, कौन कौन इसमें लीडर थे और इस क्रांति की असफलता का कारण क्या था। आ गया समझ में? तो ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर था कि 1857 की क्रांति के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अभी हमारे पास इसका विस्तार, असफलता के कारण और परिणाम बाकी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो भी ज़रूर बताना। कोई भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। बहुत सारी बुक्स को पढ़ के आपके लिए ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। जितने भी आपके ग्रुप है प्लीज़ उसमें शेयर ज़रूर कर दिया करो। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के दौरान अगर ऐड आती है तो उस ऐड को पूरा देखा करो, क्योंकि अगर आप लोग उस ऐड को देखोगे ना तो आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, हमें क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, जिसके कारण हमें जो नोट्स वगैरह बनवानी है, जो PDF बनवानी है, उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।